आज चैप्टर 18 और 19 के वो टॉपिक्स जो कि गाइडेंस से करने वाले हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और इनकी मार्किंग करा दूंगा साथ में। यहाँ से स्टार्ट करना कि इमोशनल फेंटिंग और वैसोवेगल सिनकपी क्या है। ठीक है, अब ये अगर इस कुछ आते ना इस तरह से तो इनका क्लिनिकल सिनेरियो भी बता सकते हैं कि एक बंदा है वो हमारा बेहोश हो गया है, इमोशनल डिस्टर्ब हो गया किसी न्यूज़ से, तो उसमें कौन सा यानी कि मैकेनिज़्म आ सकता है। तो उसमें आप लोगों ने ये वाला वैसोवेगल सिनकपी सारी लिख देनी है और इसका आप लोगों ने फ्लो चार्ट बना के पूरा लिखना है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो कैसे हुई है हमारे पास कि वैसोडाइलेटर स्टांस होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, वेगल कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होते हैं उसको आगे तक एक्टिवेट करते हैं, ऐसे ना एरोस लगा के उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। और लास्ट पे आप लोगों के पास ये MCQs के लिए नर्व्स है, इनको MCQs के लिए याद रखना है यहाँ से। अब यहाँ पे एक टर्म बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन की, तो इसको याद रखना। वैसोडाइलेशन ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, और वैसोकंस्ट्रिक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, वो ब्लड प्रेशर को हमारे पास बढ़ा देगा और ब्लड फ्लो को कम कर देगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन इसके ऑपोजिट आता है। तो ये आप लोगों का वैसोवेगल सिनकपी एक SQ ये आप लोग गाइडेंस से करो। बाकी आप लोगों के आगे यहाँ पे मैकेनिज़्म स्टार्ट होते हैं, रिफ्लेक्सिव मैकेनिज़्म, और ये सारे मैकेनिज़्म इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ऐसे कि वो अक्सर आ जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए कब किसकी एक्टिवेशन होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने जो कि सबसे पहले याद रखना है यहाँ से कि कौन कौन से आर्टियल प्रेशर कंट्रोल के रिफ्लेक्स हैं। बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स है, ठीक है, उसमें कौन सी नर्व आती है और कैसे सिग्नल लेके जा रही है। स्टेटोसेप्टर होते हैं जो बैरोसेप्टर को पैसोरिसेप्टर भी कहते हैं, और वो किसके साथ लिंक करते हैं। ठीक है, ये सर आ गया। अब इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटमी में MCQs हैं आपके पास। दो नर्व्स होती हैं, ठीक है, एक होती है ग्लॉसोफरेंशियल नर्व होती है, दूसरी वागस नर्व होती है। दोनों के बारे में याद रखना है। हीरिंग्स नर्व किसको बोलते हैं और वो कहाँ जारी होती है, न्यूक्लियस सेक्टर सोलिटैरिस में। ये चीज़ें आप लोगों के पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे रिस्पांस है बैरोसेप्टर का आर्टियल प्रेशर की तरफ, ये रिस्पांस भी आप लोगों ने याद रखना है कि बैरोसेप्टर होते हैं वो आर्टियल प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कराने में क्या रोल अदा करते हैं। इसको आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। और जब आप लोग इसको करें तो इसका पूरा टैब्यूलेट करते हैं रिफ्लेक्सेस को फ्लो चार्ट की फॉर्म में, वो मैं बनाना बता देता हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ होंगी ग्राफ्स दिए होंगे। CVS के जो कि ग्राफ होते हैं वो हार्ट फिजियो में ECG के इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ऐसे ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आप हर ग्राफ को बनाओ बैठ के। अब ये ग्राफ जो कि हैं वो उन्होंने समझाया होगा कि हम कैसे अगर कहीं पे कंस्ट्रिक्शन कर दें तो कैसे जो कि होते हैं बैरोसेप्टर और दूसरे जो कि एओर्टिक साइनस में रिसेप्टर्स होते हैं वो अपना रोल अदा करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बस एक बार ग्राफ को समझ लो थोड़ा सा, कोई पॉइंट्स में आते हैं तो वो बताना, जिस तरह कि मैंने वो पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट्स ये आप लोग भी नोट कर लेना। तो ऐसे ही बस इनको याद रखना, कोई इतनी डिटेल इन ग्राफ की नहीं आती। ठीक है, जो ग्राफ यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आगे आएंगे रेस्पो में, जबकि CVS में ECG के ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले ग्राफ बस नॉर्मल वेटेज रखते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में मज़ीद उन्हें बताया होगा। अब ये आप लोगों का यहाँ तक तो प्रेशर बफर, यहाँ तो सिर्फ आपका रीड बनता है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। अब यहाँ पे जो चीज़ आती है वो है प्रेशर बफर फंक्शन द बैरोसेप्टर के कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब ये पूछते हैं कि बैरोसेप्टर को प्रेशर बफर क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ये पैराग्राफ में लाइन्स लिखी हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे, बाकी उन्होंने इसका बताया हुआ है। एक बार इस वाले ग्राफ को आप लोगों ने समझ लेना है कैसे उन्होंने बताया हुआ है कि जो कि मीन आर्टियल प्रेशर है और परसेंटेज ऑफ द ऑकरेंस है उसके बारे क्या रिलेशन आप बन रहे हैं आपस में। और ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं ये किस रेगुलेशन में आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में आ रहे हैं। तो वो भी क्वेश्चन से आपको पूछ सकता है कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के रिफ्लेक्स कौन से होते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया होगा बैरोसेप्टर ट्रांसपोर्ट के बारे में कि बैरोसेप्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो सारे रिफ्लेक्सेस हैं ये सारे हमारे पास ना शॉर्ट टर्म रिफ्लेक्सेस हैं अभी तक जो हम कर रहे हैं। तो क्या इनका कोई बैरोसेप्टर का लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टियल प्रेशर में कोई रोल होता है, तो उसके लिए दो थ्योरीज हैं, एक तो कहती है होता भी, एक कहती नहीं भी होता। तो इस पैराग्राफ को बस आप लोगों ने एक बार रीड दे लेना है वाइवा के लिए, तो आप लोगों को वहाँ उसका आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या बताना होता है। तो अब आगे आएगा कंट्रोल ऑफ द आर्टियल प्रेशर बाय लो ऑक्सीजन आर्टियल प्रेशर। यहाँ पे जो कि लो ऑक्सीजन आर्टियल प्रेशर की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू। कीमो रिसेप्टर इसकी याद करनी है आप लोगों ने लोकेशन, इसका रिस्पांस आप लोगों ने देखना है कैसे रिस्पांस को कंट्रोल करता है, और यही पॉइंट इसमें आप लोगों ने देखना है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इसका रिस्पांस कैसे कंट्रोल होता है, और इसमें कोई नर्व इन्वॉल्व होती हैं तो वही नर्व है ग्लोसोफरेंशियल नर्व और वागस नर्व, वही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये आप लोगों ने चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है,
अगर तो एट्रियल एंड पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्सेस रेगुलेट द आर्टियल प्रेशर, ये एट्रियल राइट एट्रियम से है यह, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट बना कि जब हमारे पास आर्टियल प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो ब्लड फ्लो डिमिनिश होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन होगी, और इंक्रीज़ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होंगे। तो आगे जो पूरा रोल बनेगा वो आपने बताया है, ठीक है। ऐसे करके मैकेनिज़्म को पूरा जो कि है वो आप लोगों ने फ्लो चार्ट करके लिखना है। अब जो एट्रियो पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस होते हैं ये ब्लड प्रेशर रिसेप्टर, लो ब्लड प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, बायोरिसेप्टर की टाइम का भी रोल होगा, तो वो आप लोगों ने एक पूरा फ्लो चार्ट बना के इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट इसका वाइवा के लिए भी, एमसीक्यूज़ के लिए भी मैं बताता हूँ। और ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ना पल्मोनरी आर्टरी के और एट्रिया के, ये हमारे पास सिस्टेमिक आर्टियल प्रेशर को डिटेक्ट नहीं करते, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ये वॉल्यूम के लिए बेसिकली होते हैं, डिपेंड करते हैं वीनस रिटर्न पे। ये यहाँ पे आपको वाइवा पॉइंट बनता है कि ये जो प्रेशर होते हैं डिपेंड करते हैं वीनस रिटर्न पे, और वॉल्यूम के साथ इनका लिंक होता है। आगे होते हैं एट्रियल रिफ्लेक्सेस दैट एक्टिवेट द किडनी वॉल्यूम रिफ्लेक्स। अब ये दोबारा इसी के आगे मैनिफेस्टेशन दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आगे पर यहाँ पे आप लोगों का एक रोल आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, वो होगा एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड का। एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड आप लोगों का एक हार्मोन है जो कि राइट एट्रियम से आता है, और ये आगे जब इंक्रीज़ करता है रीनल एक्सक्रीशन को, ठीक है। अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो एट्रिया के रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, वो डायलेशन कराएंगे, ठीक है, आर्ट्रियोल्स की किडनी में जो होंगे उनकी, और आगे जाके या तो वो एडीएच को कम कराएंगे, को कम कराते हैं, या फिर वो जो कि आर्टियल पेप्टाइड होगा उसको सिक्रीट कराते हैं। ये मेथड जिससे वो ओवरकम करते हैं आर्टियल प्रेशर में इंक्रीज़ होने को। तो ये दोबारा एक बार बताता हूँ, इंक्रीज ब्लड फ्लो, एट्रिया के रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, डायलेशन ऑफ द एफरेंट आर्टियोल ऑफ द किडनी, ठीक है, और वो रिलीज़ कराएंगे एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड को, जो हार्मोन है जो इंक्रीज़ करता है रीनल एक्सक्रीशन को, और एडीएच को कम करते हैं ताकि हमारे पास जो कि वाटर की रिजॉर्प्शन है वो कम और एक्सक्रीशन ज़्यादा हो, ठीक हो गया। आगे एट्रियल रिफ्लेक्स कंट्रोल ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें सब पॉइंट्स को देखना है। ये आप लोगों का रिफ्लेक्स आपको यूक्यू पास में बहुत बनाया हुआ है। और सीनस एस्केमिक रिस्पॉन्स, ये भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ सीनस एस्केमिक रिस्पॉन्स भी पढ़नी है, और इसको हम लोग एक और लास्ट स्टैंड क्यों कहते हैं ये भी आप लोगों को यहाँ से पता हो, ठीक है। अंडरलाइन पॉइंट्स आप लोगों के सामने, आप लोगों ने अंडरलाइन पॉइंट्स को एक बार देख लेना है। नेक्स्ट पे कुशिंग रिएक्शन है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों के 3 रिस्पॉन्स जो है पेट क्वेश्चन है पास्ट पेपर के, एक ब्रेन ब्रिज, एक सीनस एस्केमिक रिस्पॉन्स, और एक जो कि होता है कुशिंग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये तीनों रिस्पॉन्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने यहीं से प्रिपेयर करना है। हर रिस्पॉन्स का आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट एरो बना के कर लेना है ताकि आप लोग को मैकेनिज्म याद रहे। नेक्स्ट आप लोग आगे आ जाएँ तो यहाँ पर होगा एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स, इसको आप लोग फिर डॉस से भी कर सकते हैं एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स को। और बाकी आप लोग इंक्रीज कार्डियक और पूरा आर्टियल प्रेशर कॉज बस कैटम मसल कंट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये भी आप लोगों ने बस एक बार एमसीक्यूज़ के लिए रीड कर लेना है, और यहाँ से आगे ऐसे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर 19 पे। चैप्टर 19 में से जो चीज़ करने वाली है, अब यहाँ पर चैप्टर 19 में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन आती है, और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हमारे पास आता है रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम इट्स रोल इन आर्टियल प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेनिन की सिक्रीशन, ये पॉइंट्स देख लो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। रेनिन कैसे सिक्रीट होता है, ठीक है, कब किस कंडीशन में से, जब आर्टियल प्रेशर लेस होता है तो फिर किडनी में हमारे पास रेनिन होता है। कौन से सेल होते हैं, जॉक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं, वो हमारे पास रिलीज़ कराते हैं, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म प्रो रेनिन में रिलीज़ होता है, बाद में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से स्टेप स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आगे सेकंड स्टेप क्या है, प्रो रेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है जब आर्टियल प्रेशर लो होता है, ठीक है। फिर आगे थर्ड स्टेप क्या है, जो रेनिन होता है वो ऐड करता है सब रेनिन सबस्ट्रेट पे, या जिसे एंजियोटेनिसोजन कहते हैं, और रिलीज़ करते हैं एंजियोटेनिसिन को, जो 10 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड होता है, ठीक है। इसको आप देखते हैं पैराग्राफ में भी आपको मिल जाएगा, 10 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड होता है, ठीक है। फिर आगे फोर्थ स्टेप क्या होता है कि वो हमारे पास एंजियोटेनिसिन 1 एंजियोटेनिसिन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये इसके सारे फंक्शन बता दिए हैं कि एंजियोटेनिसिन 2 होता है वो हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है, और वो ये सारे फंक्शन होते हैं इसको परफॉर्म करी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का MCQs वाला एक पॉइंट आता है एंजियोटेनिसिनेसिस एंजाइम का, ठीक है। यहाँ से ये देखना पावर वेलोकंस्ट्रिक्टर होता है, ये पॉइंट अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको देख लेना। अब नेक्स्ट पे आप लोगों की इंपॉर्टेंस रहे एंजियोटेंसिन की, कि अब ऐसे सिनेरियो में आता है विद इन फ्यू सेकंड आफ्टर हेमरेज कौन सा रिस्पांस होता है जो कि आप लोगों के लिए एक्टिवेट होता है। तो विद इन फ्यू सेकंड आफ्टर हेमरेज जो होता है वो एंजियोटेंसिन होता है, ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है ना, विद इन फ्यू सेकंड आफ्टर हेमरेज, ये वो सिनेरियो में पकड़ के दे देते हैं। और ये भी याद रखना कि सिंथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सिस्टम और जो कि एंजियोटेंसिन सिस्टम है, इसकी एक्टिवेशन में, दोनों की एक्टिवेशन में टाइम ऑफ एक्टिवेशन में फ़र्क होता है, तो वो आप लोगों को आना चाहिए।
कि किसका कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताया होगा एंजियोटेंसिन 2 कॉज रीनल रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ आर्टियल प्रेशर। इसके पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं, 2-3 पॉइंट्स है, बस उनको देख लेना है वहाँ से जो उन्होंने गाइडन में इन्यूमरेट किए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताया होगा एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज किडनी एंड साल्ट वाटर रिजॉर्प्शन बाय स्टिमुलेटिंग एल्डोस्टेरोन। ये आप लोगों का जो कि हेडिंग है ना, ये वाली, ये हेडिंग इटसेल्फ ही MCQ है, ठीक है। इसका आप लोगों को पता हो और बाकी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है इसमें से कि जो कि एल्डोस्टेरोन को जब वो ज़्यादा कराता है तो एल्डोस्टेरोन इटसेल्फ होता है वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम की रिटेंशन कराएगा, वाटर की रिटेंशन कराएगा, ठीक है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करा देगा और हाइड्रोजन की भी ट्यूबुलर सिक्रीशन करा देगा, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन के आगे इफेक्ट्स होंगे इसमें, ठीक है। आप लोगों के पॉइंट्स होंगे सारे मिल जाएंगे इसी पैराग्राफ में से, इसको भी एक बार अपने पॉइंट्स बना कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का आगे जो चीज़ बनती है यहाँ से करने वाली, और इसमें से ग्राफ जो के हैं, ये ग्राफ आप लोगों का इसको एक बार समझना कि आर्टियल प्रेशर और सोडियम इनटेक एंड आउटपुट में क्या होता है। लेकिन ये ग्राफ्स वगैरह चीज़ें हैं ये सिर्फ वाइवा के लिए हैं कि कुछ एचओडीज़ होते हैं वाइवा में ग्राफ पकड़ के देते हैं कि ग्राफ समझाओ क्या बताया हुआ है, ठीक है। मगर ग्राफ इसके अलावा जो ग्राफ होता है वो आप लोगों का SCQ में इस चैप्टर में से नहीं आया हुआ अभी तक पास पेपर में। नेक्स्ट आप लोगों का एक ये वाला है 1913, इसको आप लोगों ने फिगर को देख लेना है कैसे इसको बताया हुआ है, ठीक है। इसमें इफेक्ट बताया है साल्ट इनटेक का क्या इफेक्ट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है यहाँ से। नेक्स्ट आप लोग आए तो आप लोगों के पास यहाँ पे 2 हाइपरटेंशन की टाइप है, एक है 1 किडनी गोल्डबैड और दूसरी है 2 किडनी गोल्डबैड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये 2 किडनी गोल्डबैड हाइपरटेंशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप लोगों ने यहाँ से देखना है। और यहाँ पे MCQ पॉइंट होगा कि एथियोस्क्लेरोटिक पेशेंट में ये वाली होती है, इसको भी देख लेना है। और 1 किडनी हाइपरटेंशन, 1 किडनी गोल्डबैड हाइपरटेंशन, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। ये दोनों हाइपरटेंशन की टाइप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिरदौस से आप लोगों ने बाकी कर लेना है। जो चीज़ें फिरदौस से हैं उनमें आप लोगों को टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी में क्या होता है उसका पता हो, ठीक है। हाइपरटेंशन प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसकी टाइप्स का पता हो, और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में जो हम ड्रग्स देते हैं वो कौन सी होती हैं उनका पता हो, ये चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग न्यू हैं उनको नई आइडिया हमारे अपनी साइटी के पेड सेशंस में सारा गाइड कर देते हैं, जो जितना भी आपको ये बताइए यहाँ मार्किंग कराई जाती है यूट्यूब पे, उसको पेड सेशंस में सारा डिटेल दी जाती है। डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, जो ज्वाइन करना चाहे ज़रूर ज्वाइन करें।